बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व खातमुन नबिय्यीन। चेयरमैन साहब, मैं अपनी स्पीच का आगाज़ आज इधर हमारी एक ऑनरेबल मेंबर ने सुबह अपनी स्पीच का आगाज़ रियासत मदीना का ज़िक्र किया और उसमें ये बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में किसी सड़क या किसी ब्रिज का जिक्र ही नहीं किया। अली अहमद खान साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, ये मुझे इस मेरी बात समझ से बाहर है कि अगर आज मदीना शरीफ में रोड्स, ओवरहेड ब्रिजेस और अंडर पासेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है तो ये कहना कि रियासत मदीना में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, ये मेरा ख्याल है कम इल्मी के होने के मुतरादिफ है। हमारा हरम शरीफ मदीना शरीफ में आप देखें, धूप रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड छतरियाँ लग गई हैं और टेक्निकली इतना माशाल्लाह हरम एडवांस हुआ है, लेकिन इस तरह की बात करना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। रियासत मदीना के अगर आप कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लें जिसमें आवाम के तहफ़्फ़ुज़, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ की फराहमी, मेरिट को यकीनी बनाना और फिर करप्शन का खात्मा करना, क्या हम लोग किसी एक सेलिएंट फीचर पे पूरा उतर रहे हैं? अगर इन्होंने उसका जिक्र किया तो मुझे ये भी बताएं किसी सेलिएंट फीचर पे हम आप पूरा उतर रहे हैं? आज किस तरह का इंसाफ चल रहा है ऊपर, वो तो सबके सामने है। जो चीनी आटा के कमीशंस में जो मेरिट बन रहा है वो भी सबके सामने है। हम दूर नहीं जाते, हम जहाँ से इलेक्ट हुए हैं अपने अपने ज़िले में, जहाँ पे हम आज ऑपरेट कर रहे हैं, खा वो पुलिस का महकमा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई जगह भी करप्शन से पाक नहीं है। किसी जगह पे आपको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ की बात देखें, मेरा ज़िला उसमें सिर्फ पहले 3 MNA से अब 2 हैं सेंसस के बाद, और दोनों ही PMLN के बाद जीत गए। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DPO और DCO वगैरह, वो 1 वे ट्रैफिक चलाते हैं सिर्फ। ये है इंसाफ का निज़ाम। हम लोग अगर ऑपोजिशन में जीते हैं तो हम लोग अपनी हिम्मत पे जीते हैं। PTI वाले जीते हैं, मेरी बात को बुरा ना मनाएं, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर जिस तरह भी जीते हैं, जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह PTI गवर्नमेंट में आई है और जिन हिडन हैंड्स ने उनका साथ दिया सारा कि आज जीत के आ गए हैं, उनको तो हारे हुए लोगों को भी उसी तरह पूरी इमदाद की जा रही है, उनके नाजायज़ काम भी हो रहे हैं। और हम लोग जो अपनी हिम्मत से जीते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता, कोई जायज़ काम भी नहीं होता। और अभी पटेल साहब ने भी और कई मेरे कोलीग्स ने जिक्र किया कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते। फ़ंड्स तो पिछले साल भी यही गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इस साल भी अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर डिप्राइव किया गया है। हम लोग जो जेन्युइनली अपने हलकों से इतने ऑड्स के ख़िलाफ़ जीत के आते हैं, हमारे नीचे जितने वोटर्स हैं, हमारी उस पूरे अवाम को इनसे डिप्राइव किया जा रहा है। ये हमारी इस हुकूमत की एक इंसाफ की पॉलिसी है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब कुछ थोड़े से जो वीकनेसेस इस बजट में जो मुझे नज़र आई हैं उनका बड़ा मुख्तसर सा जिक्र करूँगा। पिछले 12 साल में इतनी लो GDP कभी किसी गवर्नमेंट की नहीं गई, जो 0.4% पे गई और माइनस पे चली गई। और जो गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक से लोन बोरो करना था, इनका एक हदफ था ₹300 बिलियन का, लेकिन गवर्नमेंट ने 1725 बिलियन के कमर्शियल लोन्स लिए। इससे हुआ क्या? इससे छोटे बिजनेसमैन, प्राइवेट बिजनेसमैन की वो जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी अपने कमर्शियल लोन्स ले सकें, वो बंद हो गई। तो गवर्नमेंट की हैवी बोरोइंग से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जनरेट हो सकती थी वो नहीं हो सकी। इकोनॉमिक सर्वे रिवील्स दैट मोर देन 90% ऑफ द की इकोनॉमिक टारगेट्स वर मिस्ड इन दिस ईयर। इन्फ्लेशन रेट
जो कि जनवरी 2020 में 14.5% पे रहा। इंटरेस्ट रेट 6% से जंप करके 13.5% पे गया पिछले 2 साल के अंदर, अभी उसको 8% पे लेके आ गए। इसी तरह आपका आटे का 20 kg का बैग जो था, जो कि 150 रुपये में मिलता था, वो 200 रुपये पे चला गया। गवर्नमेंट का जो एक वादा था 1 करोड़ नौकरियों का, वो नौकरियां पिछले 9 महीने की अगर कारकर्दगी देख लें, उसके अंदर 20 से 25 लाख लोग जो जॉबलेस हो गए थे। उसके बाद वो आगे 3-4 माह जो हैं, जिसको ये कोविड के नज़र कर देते हैं, वो सारा मैं समझता हूँ कोविड, क्योंकि ये कोई एक सिर्फ आलमी वबा नहीं है, ये कुदरती वबा भी है। अल्लाह ताला की तरफ से भी एक वबा पूरी इस दुनिया में आई, पूरे तमाम ममालिक की मईशत को इस वबा ने हिला के रख दिया है। हर बहुत बड़े बड़े ममालिक में लॉकडाउन हुए, उनके भी सारे जॉबलेस हुए। लेकिन इस कोरोना के अंदर जो अनसर्टनिटी की एक फ़िज़ा चल रही है, इसके अंदर ये अगर किसी को नहीं पता ये कोरोना कब तक जाएगा, इसके अंदर भी 1 करोड़ से ऊपर लोग जो कि हैं जॉबलेस होने का एक ख़दशा है। तो ये भी इस गवर्नमेंट को ये कोई ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि बेरोज़गार लोग जो अब घर से अब रोज़ी नहीं कमा सकते, उनका भी कुछ हो, वो अपने सोचें। लोकस्ट टिड्डी दल जो कि इतनी देर से 60 से ज़्यादा अजला में पूरी आ चुकी है, और हुकूमत ने कुछ लेट स्टेप्स लिए। अब जो स्टेप्स चल रहे हैं उसमें मैं सिर्फ एक तजवीज़ ये देना चाहूँगा कि इस वक्त जहाज़ों के साथ स्प्रे किया जा रहा है। जहाज़ का आपको कई आपके आउटडेटेड होते हैं। एक तजवीज़ ये है कि ये कुछ ड्रोन्स भी ऐसी हैं जिनसे स्प्रे किया जा सकता है। वो चेयरमैन साहब, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं जिनसे स्प्रे किया जा सकता है। तो जहाज़ों के साथ अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अगर ये भी सजेशन दे दी जाए, वो ड्रोन्स को भी देख लें ताकि जहाज़ों के साथ उन ड्रोन्स का भी काम लिया जाए और स्प्रे हो ताकि टिड्डी दल को रोका जा सके। ये एक कोरोना से भी एक बड़ा मसला है जो हमारे मुल्क में आ चुका है, जिसको हम फेस कर रहे हैं। हमारा वर्किंग कैपिटल लोन्स जो कि 369 बिलियन लास्ट ईयर थे, वो कम होके 28 बिलियन पे आ गए, और लोन्स फॉर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो 83 बिलियन के पिछले साल थे, वो 5 बिलियन पे रह गए। ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो सकी। गवर्नमेंट ने एक नया तजुर्बा किया है। इन्होंने एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की, इसलिए कि इनको फंड्स दिए जाएं ताकि ये फैक्ट्रीज चलेंगी और इसका एक इफ़ेक्ट गरीब लोगों पर और जो आपके बेरोज़गार लोग हैं उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इनको इंसेंटिवाइज किया, लेकिन वो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स थे उनको जब इन्वेस्टमेंट मिली, उनको जब फ़ायदा हुआ, तो वहाँ से वो ट्रिकल डाउन नीचे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। उसमें एक सजेशन यही आई थी कि जिस वक्त गवर्नमेंट इस किस्म की पॉलिसी बनाती है तो अगर इंसेंटिव्स दिए जाएं तो ये गरीब लोगों को और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फोकस रख के अगर उनको बेनिफिशरीज बनाया जाए तो उनकी तरफ से एक डिमांड आती है, वो डिमांड वापस आपकी इकॉनमी में आएगी। जब इकॉनमी में आएगी तो आपके ये इन्वेस्टर्स उस लाइन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। बाकी हमारा एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का, जिसका वही 70% जब ये सारी अवाम हमारी एग्रीकल्चर से आती है, उसके मुतल्लिक गवर्नमेंट ने कोई इतनी ख़ास इसकी ना प्रमोशन हुई, ना इस पर इतना कोई फ़ंड आया। ये वो सेक्टर है, अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उसको इतना इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर तो मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर था, जिसको अगर आप करते तो आपके जितना भी ज़िम्मेदार है, और इसका तो बड़ा एक इफ़ेक्ट आता है पूरे मुल्क पे, पूरी इकॉनमी के इसका फ़र्क आता है। GDP में इसकी बहुत अच्छी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। वाइंड अप प्लीज जी। जी जी, मेरी जी कुछ सजेशंस हैं अपने मेरे हलके में। उधर हुकूमत ने
इनपुट्स पे और खाद पे कुछ सब्सिडी अनाउंस की हुई है, लेकिन वो सब्सिडी ये लोग स्क्रैच कार्ड्स के थ्रू लेते हैं। ये स्क्रैच कार्ड का जो सिस्टम बड़ा टेक्निकल है, बड़ा टीडियस किस्म का प्रोसेस है, जो ज़्यादातर लोग इसको अवेल नहीं कर सकते। सजेशन ये थी कि ये जितनी सब्सिडी दी गई है उन इनपुट्स की कीमत उतनी ही कर दी जाए, ताकि वो फार्मर्स के लिए आसानी हो जाएगी। गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। ज़िला साहिवाल में क्रॉप इंश्योरेंस का एक पायलट प्रोजेक्ट लगाए जा चुके हैं। सिर्फ साहिवाल क्यों, ये पाकपटन हो जाए या जितने भी साउथ पंजाब के आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह क्रॉप इंश्योरेंस के पायलट प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही किसान का नुकसान होता है तो कम से कम उनकी क्रॉप जो है वो इंश्योर्ड हो। एक मेरी आखिरी जो सजेशन, हमारी ज़िम्मेदार, क्योंकि बहुत देर से मार खा रहा है अपनी ज़िम्मेदारा में, हुकूमत की तरफ से हर यूनियन काउंसिल में कोल्ड स्टोरेज की एक फैसिलिटी होनी चाहिए। ये भी हमारे छोटे किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक आपका आखिरी सर्विसेज सेक्टर रह गया, जो कि विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ये भी 0.6% इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन हुई। इसी तरह बस मैं आखिर में, स्पीकर साहब, टिड्डी दल के जो हमले हैं वो इतने सख्त हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिए जा रहे। अगर कोरोना पे डे टू डे मीटिंग होती है, एवरीडे फैसले होते हैं, आवाम को आगाही दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कोरोना पे भी उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी ही एग्रेसिव होनी चाहिए, इसको भी उसी तरह रोकना चाहिए। और मैं आखिर में अपने जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो नर्सेज हैं, हमारा जो पैरामेडिक्स का स्टाफ, हमारा एम्बुलेंस का स्टाफ और जितने सिक्योरिटी वाले जो इसमें एंगेज्ड हैं, जो इनकी खिदमत करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने कोरोना के पेशेंट्स को के साथ पूरी अपनी वो दिखाई है खिदमत, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ। और जो लोग इससे मुतासिर हुए उनके लिए शफा की दुआ करते हैं। जो इसमें इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। बहुत शुक्रिया जी। जनाब मोहतरम मोहम्मद इब्राहिम